गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम फिर से एक बार आप लोगों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित एक और प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं और देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। निम्नांकित में से राजपुत्र शब्द में कौन सा समास है? राजपुत्र शब्द में कौन सा समास है? समास के कितने भेद होते हैं? पहले देख लेते हैं समास के भेद। देखिए, समास के भेद 6 होते हैं। ठीक है, पहला कौन सा होता है? अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास। दूसरा होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तीसरा होता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। अगला होता है द्विगु समास। अगला होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। अगला होता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। तो ये 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद? 6 भेद होते हैं। पहला कौन सा है? पहला आपका है अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। प्रश्न है राजपुत्र। तो देखो, अव्ययीभाव समास की परिभाषा जब हम लोग पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसमें कुछ नियम होते हैं कि कोई उर्दू फारसी का शब्द आ जाए, ठीक है, पहला शब्द उपसर्ग हो, शब्दों की पुनरावृत्ति हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग अव्ययीभाव में किया जाता है। जब हम लोग तत्पुरुष समास पढ़ते हैं तो ये कारक विभक्ति चिन्हों के आधार पर 6 भागों में बांटे जाते हैं। जैसे पहला, इसमें आपका जो कारक होते हैं, कारक की बात आई है तो कारक तो 8 होते हैं, जिसमें एक कर्ता कारक नहीं जुड़ता है और लास्ट में संबोधन कारक, संबोधन कारक ये भी नहीं जुड़ता है। जब हम लोग समास पढ़ते हैं, तत्पुरुष समास कारक चिन्हों के आधार पर 6 भागों में बांटे गए हैं। तो कुल कारक 8 होते हैं, इसमें कर्ता और संबोधन को नहीं जोड़ा गया। तो कर्म से शुरुआत होती है, लेकिन विभक्ति वही रहेगा। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, क्रम वही रहेगा। कर्ता पहला है, पहला ही रहेगा, विभक्ति का क्रम वही रहेगा, लेकिन शुरुआत जब हम लोग करेंगे तो कर्म तत्पुरुष से करते हैं। तो कर्म का चिन्ह क्या होता है? को। कर्ण का क्या होता है? कर्ण का से। संप्रदान का क्या होता है? के लिए। अपादान का क्या होता है? से अलगाव के स्थित। उसके बाद संबंध का क्या होता है? का, की, के। अधिकरण का क्या होता है? में, पर। ठीक है, तो यहाँ पे राजपुत्र का जब विग्रह करेंगे, देखो, राजपुत्र का जैसे ही हमने विग्रह किया तो विग्रह बना राजा का, राजा का पुत्र। क्या बना? राजा का पुत्र। तो यहाँ पे एक शब्द आपका आया है का, ये संबंध करा रहा है। राजा का पुत्र ये संबंध करा रहा है, तो आपका एक कारक होता है संबंध कारक। और कारक विभक्तियों के आधार पर 6 भाग हैं, जिसमें संबंध का चिन्ह होता है का, की, के। आपको मिल गया तो संबंध तत्पुरुष उत्तर होगा। क्या होगा? संबंध तत्पुरुष। अगर ये भेद नहीं दिए हैं, केवल समास का ही नाम दे दिया, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, तो हम तत्पुरुष समास के साथ में जाएंगे। तो राजपुत्र शब्द में कौन सा समास है? राजा का पुत्र। संबंध तत्पुरुष है, अव्ययीभाव समास नहीं है, कर्मधारय नहीं है, संप्रदान तत्पुरुष भी नहीं है, संबंध तत्पुरुष बना था। तो इसका उत्तर चौथा वाला सही है, संबंध तत्पुरुष। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से दिगंबर शब्द का सही संधि विच्छेद है। दिगंबर का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। इसमें 2 प्रश्न बनते हैं कि दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होगा और दिगंबर में कौन सी संधि है। तो देखो, व्यंजन संधि का एक नियम है। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि का एक नियम है कि वर्ग के पहले वर्ण का परिवर्तन, वर्ग के पहले वर्ण का परिवर्तन, वर्ग के पहले वर्ण का परिवर्तन, वर्ग के पहले वर्ण का परिवर्तन वर्ग के ही
तीसरे वर्ण में किया जाता है, तीसरे वर्ण में किया जाता है। अब वर्ग के पहले वर्ण का परिवर्तन वर्ग के ही तीसरे वर्ण में किया जाता है। ये कैसा वर्ग, तो पहले मैं वर्गों की बात कर लेता हूँ। जैसे का, ये का वर्ग हो गया, ठीक है। आपका चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया, पा वर्ग हो गया। अब इसका क्या कह रहा है, वर्ग के पहले वर्ण का परिवर्तन वर्ग के तीसरे वर्ण में बात कर रहा है। यहाँ पे तीसरे और यहाँ पे पहले, तो इसका तीसरा, का तीसरा कौन सा होगा, का के बाद खा, खा के बाद गा, तो ये आ गया, ठीक है। आगे देखो, इसका चा का तीसरा कौन सा होगा, चा के बाद छा, छा के बाद चा छा जा, तो जा आ गया। अब देखो यहाँ टा ठा डा आ गया, यहाँ पे ता था दा आ गया, यहाँ पा फा बा आ गया। अब हमें करना क्या है कि पहले का परिवर्तन तीसरे में अगर होगा तो तीसरे को हम पहले में बदल देंगे, पहले को तीसरे में, तीसरे को पहले में, जो वर्ण आएगा उसको ही एक दूसरे में हम लोग बदल देते हैं, ठीक है। संबंध जो होगा वो दोनों तरफ से होता है, संबंध जो होगा वो दोनों तरफ से होता है। तो का आएगा तो गा में बदल देंगे, गा आएगा तो का में बदल देंगे। इसके अलावा भी आप लोग ध्यान रखना, जैसे एक चीज और यहाँ पे बता देता हूँ कि व्यंजन संधि का, व्यंजन संधि का शुद्ध रूप जो बनेगा वो सार्थक शब्दों के साथ ही बनेगा। और दूसरी बात, हलंत के साथ में बनेगा। हलंत जानते हो, जैसे मैंने का लिखा, का में से हलंत लगा दिया। व्यंजन संधि का शुद्ध रूप हलंत के साथ में बनेगा। तो अब अपना प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया गया है, दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखो, दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होगा, तो दिगंबर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको कौन सा वर्ण मिला, गा, क्या मिला, गा। अब जैसे ही यहाँ पे गा मिला तो देखो गा को किस में बदलोगे, का में बदलोगे। तो हमने लिखा दा, दा में छोटी की मात्रा, गा का परिवर्तन किस में किया, का में। और का में व्यंजन संधि को हमने कहा सार्थक तो होगा ही, इसके साथ हलंत वाले शब्द जरूर आएंगे, सारे शब्द हलंत के साथ जाएंगे। तो जैसे ही हलंत लगाए तो ये आधा हो गया। अब इसमें स्वर क्या है, गा में स्वर छोटा है, छोटा आ है, आगे लिख लिया। अब क्या बचा, जो बचा उसे आगे जोड़ देंगे, तो दिक प्लस अंबर क्या बनेगा, दिगंबर। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो दिक प्लस अंबर, हलंत किसमें लगा है, दिक प्लस अंबर। तो हमारा उत्तर सही होगा दिक प्लस अंबर, दूसरा वाला भैया सही है, ठीक है, दिक प्लस अंबर। बाकी ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसने नया शॉल खरीदा है, उसने नया शॉल खरीदा है, वाक्य में कौन सा विशेषण है। जब विशेषण की बात आती है तो देखो, अगर आपसे भेद यहीं पे पूछा जाए कि हिंदी में विशेषण के कितने भेद होते हैं, हिंदी में विशेषण के भेद कितने होते हैं, 4। पहला देखो कौन सा होता है, एक आपका होता है सार्वनामिक विशेषण। कौन सा, सार्वनामिक विशेषण। पहला होता है सार्वनामिक विशेषण, ठीक है भैया। दूसरा देखो कौन सा होता है, दूसरा होता है गुणवाचक विशेषण। कौन सा, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। दूसरा होता है गुणवाचक विशेषण। तीसरा होता है संख्यावाचक विशेषण। कौन सा, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। आगे देखते हैं। और अगला है चौथा, परिमाण बोधक विशेषण। परिमाण बोधक, परिमाण बोधक विशेषण। ये 4 भेद होते हैं विशेषण के। अब देखिए, जब हम इन चारों भेदों को पढ़ेंगे, एक आपका गुणवाचक विशेषण है, ये अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे काल बोधक होता है, रंग बोधक होता है, दशा बोधक होता है, गुण बोधक होता है, ठीक है, आकार बोधक होता है, दिशा बोधक होता है, ठीक है, या स्थान बोधक भी कह सकते हो, स्थान बोधक होता है। तो ये कई प्रकार के होते हैं। जैसे ही काल बोधक हम लोग पढ़ते हैं, काल बोधक का मतलब, काल का मतलब समय, जैसे नया है, पुराना है, ताजा है, प्राचीन है, ये सारे शब्द इसमें आ जाएंगे। रंग में सारे रंगों के नाम आ जाते हैं।
दशा में जैसे स्वस्थ है, कमजोर है, ये सब दशाएं हो गई। गुण में ईमानदार है, परिश्रमी, चतुर हो गए। आकार में गहरा है, गोल है, चौकोर है, आकार हो गया। दिशा में उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी दिशाएं हो गई। स्थान में इस क्षेत्रीय है, नागरिक है, विदेशी है, देशी है, ये सब हो गए। तो यहाँ पे प्रश्न है, उसने नया सॉल खरीदा, एक नया शब्द आपका आया है, तो इसलिए इसका नया देखो कालवाचक में आ रहा है और किस में आ रहा है, गुणवाचक में आ रहा है। तो इसका उत्तर होगा गुणवाचक विशेषण। बाकी इसमें ऑप्शन गलत है, इसका तीसरे का दूसरा सही है। आगे भैया देखते हैं, कबीर का संबंध किस काव्य धारा से है? कबीर का संबंध किस काव्य धारा से है? तो देखो, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। और भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया। एक आपका है सगुण भक्ति, कौन सा? सगुण भक्ति। और एक आपका है निर्गुण भक्ति, कौन सा है? निर्गुण भक्ति। भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया, एक सगुण भक्ति में बांटा गया और एक निर्गुण भक्ति में बांटा गया। अब इस सगुण भक्ति में भी दो काव्य धारा के प्रतिनिधि आए, देखो कौन कौन से। इस सगुण भक्ति में एक राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि आए, राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि। और आपका दूसरा जो है वो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि आए। जो आपका निर्गुण है, इसमें भी दो लोग आए, दो काव्य धारा के प्रतिनिधि आए। एक सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि आए, कौन? सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि आए। और एक संत काव्य धारा के प्रतिनिधि आए, संत काव्य धारा के प्रतिनिधि आए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि थे वो कौन थे? गोस्वामी तुलसीदास जी थे, तुलसीदास, ठीक है। और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कौन थे? सूरदास थे, कौन थे? सूरदास थे। और रसखान थे, रसखान थे। और रहीम थे, मीराबाई थी। ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? ये सब कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि थे। दूसरा जो निर्गुण है, अगर हम निर्गुण में पढ़ते हैं तो सूफी काव्य धारा में, सूफी में नाम आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम पूछा भी जाता है। तो मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी जी का नाम आता है, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी का नाम आता है। और संत काव्य धारा के जो प्रतिनिधि थे, इसमें कौन कौन से थे? नानक थे, गुरु नानक थे। और रैदास जी थे, कौन थे? रैदास जी थे, नानक थे, रैदास थे। कबीर दास थे, कौन थे? कबीर दास थे, इत्यादि कवियों के नाम आते हैं। प्रश्न है कि कबीर का संबंध किस काव्य धारा से है? अब आप देख सकते हैं कृष्ण भक्ति धारा से। पहला ऑप्शन क्या दिया है? कृष्ण भक्ति। तो कृष्ण में तो आपको बता दिया सूरदास, सूरदास, इसको थोड़ा सही कर देते हैं, सॉरी, सूरदास, ठीक है, सूरदास, रसखान, रहीम, मीरा। तो इसमें तो कोई ही नहीं, बात किसकी हो रही? कबीरदास की हो रही। कबीरदास जी आप देख सकते हैं यहाँ पे किस में दिए हुए हैं? कबीरदास जी जो दिए हैं वो संत काव्य धारा में है। और संत काव्य धारा किस में आई है, किस में किया गया है? इसका वर्णन निर्गुण में किया गया है। तो निर्गुण किसके अंतर्गत आएगा? आप देखेंगे कबीर का संबंध किस काव्य धारा है? तो कृष्ण भक्ति धारा से गलत है, ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति धारा से, यही उत्तर सही हो जाएगा। ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति धारा से, राम भक्ति धारा से नहीं होगा। प्रेम मार्गी सूफी काव्य धारा से, इसमें तो जायसी जी थे प्रेम मार्गी से। तो ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति धारा, इसका उत्तर जो है आपका दूसरा वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन भैया सही है, ठीक है। सबको समझ में आया? ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति धारा से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा दिया गया है। अगला प्रश्न है, जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द होगा। जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द होगा। इसमें जो है ये भी दो तीन प्रकार के प्रश्न दिए जाते हैं। जैसे आपका एक बड़वानल ऑप्शन दिया है, एक आपका जठराग्नि दिया है, एक दावानल दिया है। तो जो आपका बड़वानल है, बड़वानल किसे कहते हैं? समुद्र में लगने वाली आग को। ये दो तीन प्रकार के प्रश्न आते हैं। देखो, समुद्र में लगने वाली आग, जंगल में
लगने वाली आग, पेट में लगने वाली आग, ये प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, जो समुद्र में आग लगती है उसे बड़वानल कहते हैं, बड़वानल कहते हैं। जो जंगल में आग लगती है उसे दावानल कहते हैं। क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं, या दावाग्नि या बड़वाग्नि ऐसे भी कह सकते हो। पेट की जो आग है उसे जठराग्नि कहते हैं, जठराग्नि कहते हैं, या जठरानल भी कह सकते हो। तो यहाँ पे हमारा जो प्रश्न पूछा गया है कि जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द होगा, इसका सही उत्तर क्या है? तो जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द होता है दावानल। ठीक है भैया, तो ये भी आपका उत्तर सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। खून के घूंट पीकर रह जाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? खून के घूंट पीकर रह जाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसमें देखो, पहला ऑप्शन है अत्यधिक खून बहना। इसका तो कोई मेल खा नहीं रहा है, कोई मेल बन नहीं रहा है, तो भाई ये तो गलत हो गया उत्तर। सामी सोना, ये भी नहीं है। अत्यधिक क्रोध करना, खून के घूंट पीकर रह जाना, अत्यधिक क्रोध करना, नहीं नहीं। विवशता के कारण क्रोध को रोकना, यह सही है कि खून के घूंट पीकर रह जाना, विवशता के कारण क्रोध को रोक लेना। आपका उत्तर जो है चौथा सही हो जाएगा इसमें। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा शब्द अलक का पर्यायवाची है? अलक, अलक किसे कहते हैं? चलो देखते हैं ऑप्शन कौन कौन से दिए गए हैं। पहला ऑप्शन कुंतल है, मेदिनी तो पृथ्वी होती है, प्रिया प्रिय होता है, रात्रि रात होती है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कुंतल। ठीक है भैया, तो अलक के लिए पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? कुंतल ऑप्शन सही है, इसका फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तद्भव शब्द का आशय है, तद्भव क्लिष्ट शब्द, पहला ऑप्शन क्या है? क्लिष्ट शब्द, ये तो नहीं होगा, गलत है। संस्कृत शब्दों से उत्पन्न शब्द, यही उत्तर सही होना चाहिए। अगला है पढ़े लिखे लोगों की बोली के शब्द, ये भी गलत है। ग्रामीणों की बोली के शब्द, ये भी गलत है। तो फिर तद्भव शब्द का आशय क्या है? अभी मैंने कुछ इसके पहले भी आपको प्रैक्टिस कराई है, उसमें भी प्रश्न इस तरीके से देखने को मिले हैं, कई बार पूछे गए प्रश्न हैं। तो तद्भव हिंदी का शब्द होता है, संस्कृत में जैसे मान लो मैंने एक प्रश्न लिख दिया हरिद्रा, हरिद्रा, ये आपका तत्सम हो गया। ठीक है, तत्सम हो गया। और अब क्या करें, तद्भव शब्द का आशय किससे है? तो हरिद्रा का हल्दी होगा, क्या होगा? हल्दी, इसे हम तद्भव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तद्भव बोलेंगे। तो फिर तत्सम शब्दों से बन रहा है कि यहाँ हरिद्रा था, यहाँ हल्दी हो गई, तो इसका आंसर जो होगा, उत्तर जो होगा, तद्भव शब्द का आशय है संस्कृत शब्दों से उत्पन्न। दूसरा वाला भैया बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वह ईमानदार है कौन सा सर्वनाम है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, मैंने सर्वनाम चैप्टर भी पढ़ाया है, आप देख सकते हैं अवध चैनल पे जा करके कि पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, पूरा सर्वनाम से मैंने एक पार्ट वीडियो ही बना दिया है, उसमें आप लोग देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह ईमानदार है, ये इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, इसका मैं कारण बता रहा हूँ। जो आप यहाँ पे वह देख रहे हैं, क्योंकि वह जो शब्द आया है ये सर्वनाम में, प्रश्न जो आपका दिया गया है ऑप्शन पुरुषवाचक, ये तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तम पुरुष, ठीक है, एक होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, कौन सा? मध्यम पुरुष, तीसरा होता है अन्य पुरुष, कौन सा? अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में क्या आता है? मैं, मैंने, मुझे, मुझको, हम, हमें, हमको, ऐसे शब्द आते हैं। जब हम लोग मध्यम पुरुष पढ़ते हैं तो मध्यम पुरुष में क्या आता है? आप, आपने, आपको, तुम, तुम्हें, तुमको, तुमसे, ये सब आते हैं। जब हम लोग अन्य पुरुष पढ़ते हैं, अन्य पुरुष, तो इसमें देखो यह, वह, ये, वे, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो बात अन्य पुरुष की हो गई। और ये भी आप देख रहे होंगे कि ये जो मैंने तीन भेद बताए हैं ये पुरुषवाचक के बताए हैं। किसके बताए हैं? पुरुषवाचक के बताए हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है भैया, देखो आगे। अब जब दूसरा भेद हम लोगों ने पढ़ा था निश्चयवाचक, कौन सा? निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम, ये दूसरा भेद था।
निश्चयवाचक, पहला कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। जो निश्चयवाचक सर्वनाम था इसमें मैंने पहचान में आपको शब्द बताया था यह, वह, ये और वे। अब आप देख सकते हैं कि यह, वह, ये, वे दोनों जगह प्रयोग हो रहा है। ठीक है भैया, इधर भी देखो आपका निश्चयवाचक में भी आ रहा है यह, वह, ये, वे, ये पहचान, और पुरुषवाचक यानी पुरुष में भी आ रहा है यह, वह, ये, वे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। तो इसकी मैंने बहुत विस्तार से चर्चा की है सर्वनाम चैप्टर में, जो मैंने पढ़ाया है, वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं संकेत के लिए आप लोगों को बता देता हूँ कि जब किसी वाक्य में यह, वह का प्रयोग किसी व्यक्ति या प्राणी के लिए किया जाता है तो वहाँ उत्तर आपको देना है पुरुषवाचक सर्वनाम। जब किसी व्यक्ति या प्राणी के लिए प्रयोग किया जाएगा यह, वह, तो आपको उत्तर देना है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक का वो भी कौन सा, अन्य पुरुष, अन्य पुरुष सर्वनाम। या तो पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तर देना है और या फिर पुरुषवाचक का अन्य पुरुष उत्तर देना है जब किसी वाक्य में व्यक्ति प्राणी की बात की जाए। दूसरी बात, अगर यह, वह, ये, वे का प्रयोग किया जाता है, इनमें से कोई शब्द आ जाए तो फिर किसी वस्तु या किसी स्थान की निश्चितता बताने के लिए, किसी वस्तु या स्थान की निश्चितता बताने के लिए अगर इनका प्रयोग होता है तो वहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अब आप लोग भैया देख सकते हैं सभी लोग कि वह ईमानदार है। ईमानदार कौन होगा, व्यक्ति, वस्तु, स्थान में से क्या होगा, ईमानदार कोई व्यक्ति होगा। ईमानदार कौन होगा, कोई व्यक्ति होगा। अगर कोई व्यक्ति होगा तो हमारा उत्तर सही होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, निश्चयवाचक नहीं होगा, अनिश्चयवाचक नहीं होगा, संबंधवाचक नहीं होगा, क्योंकि निश्चयवाचक की पहचान होती है यह, वह, ये, वे, लेकिन वो वस्तु और स्थान के साथ आना चाहिए। ठीक है, आगे है निश्चयवाचक, ये हो गया। अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ, किसी आना चाहिए, और संबंधवाचक में जो, सो, जैसा, वैसा, जैसी, वैसी, जितना, उतना इत्यादि शब्द आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन सा वाक्य सही है, निम्नांकित में से कौन सा वाक्य सही है। देखिए, मुझे घर जाने की जल्दी है, मुझे घर जाने की जल्दी है, ये सही लग रहा है। बाकी ऑप्शन चेक करते हैं। मुझको घर को जाने की जल्दी है, ये तो गलत है। मुझको घर को जाने की जल्दी है, ये भी सही नहीं लग रहा है। ठीक है, मुझे घर को जाने की जल्दी है, ये भी नहीं सही है। मेरे को घर जाने की जल्दी, जो, ये तो बिल्कुल गलत है। तो निम्नांकित में से कौन सा वाक्य सही है, सही है मुझे घर जाने की जल्दी है। देख सकते हैं ये पहला ऑप्शन जो आपका दिया गया है ये उत्तर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं है। रचना की दृष्टि से, रचना के आधार पर मैंने आपको बताया है कि वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए भैया, रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है सरल वाक्य। कौन सा, सरल वाक्य। सरल वाक्य में एक, या तो वाक्य एक ही बार में बोल दिया जाए या फिर एक सामान्य वाक्य हो। ठीक है, जैसे एक ही बार में कोई वाक्य बोला जाए कि हवा का तीव्र झोंका आया सब कुछ उड़ाकर ले गया, एक ही बार में बोला गया तो ये सरल वाक्य होगा। ठीक है, मोहन फल खाता है, सामान्य वाक्य है, सरल वाक्य हो गया। लेकिन जैसे ही हम संयुक्त वाक्य पे जाते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य, तो संयुक्त वाक्य की पहचान होती है कि दो वाक्यों को जोड़ने का इसमें कुछ योजक चिन्ह होते हैं, वो इसमें काम करते हैं। दो वाक्य होते हैं, वो वाक्य जोड़े जाते हैं, लेकिन वो किसके साथ, कुछ योजक चिन्ह होते हैं उनके साथ में जोड़े जाते हैं। कौन कौन से योजक चिन्ह होते हैं, देखो, जैसे और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, इसलिए, अतः, फिर भी, किंतु, परंतु, लेकिन, किंतु है, परंतु है। ठीक है भैया, किंतु है,
परंतु, लेकिन इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। दो वाक्यों को जोड़ने का जो काम होगा वो इन्हीं शब्दों के आधार पर किया जाता है। और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, किंतु, परंतु, लेकिन, पर इत्यादि शब्द जोड़े जाते हैं, लेकिन अधिकांशतः आपको ऐसे ही शब्द मिलेंगे, और, इसलिए, किंतु, परंतु, लेकिन, यही शब्द जुड़ते हैं। और तीसरा जो आपका है मिश्र वाक्य, जिसे मिश्रित वाक्य कहते हैं, मिश्र वाक्य, उसकी पहचान होती है यदि, तो, यद्यपि, ठीक है, जैसा, जब, तब इत्यादि शब्दों को जोड़ा जाता है। लेकिन हमारा प्रश्न यहाँ पे संयुक्त वाक्य से है, तो मैं सिर्फ संयुक्त वाक्य की चर्चा करूंगा। तो देखो, जैसे एक प्रश्न मैंने लिखा कि एक प्रश्न है, कृष्ण बांसुरी बजाता है। कृष्ण बांसुरी बजाता है, राधा नाचती है। राधा नाचती है। कृष्ण बांसुरी बजाता है, राधा नाचती है। ठीक है भैया, तो देखो यहाँ पे कृष्ण बांसुरी बजाता है एक वाक्य ये है, राधा नाचती है एक वाक्य ये है। समझ में बात आ रही है। अब कहा गया दोनों वाक्यों को जो जोड़ने का काम करें, जो योजक चिन्ह जोड़ने का काम करें, और वो भी इनमें से हो, और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, इनमें से जो शब्द मिल जाएगा वही हमारा उत्तर संयुक्त वाक्य के साथ जाएगा। तो मान लो हम इसमें और जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं? और। ठीक है, तो कृष्ण बांसुरी बजाता है और राधा नाचती है। आप देख सकते हैं एक वाक्य यहाँ पे है, दूसरा वाक्य आपका ये दिया हुआ है। तो ये किसके माध्यम से जुड़ा? और के माध्यम से जोड़ा गया, तो उत्तर हमारा हो जाएगा संयुक्त वाक्य। चलिए अब अपने प्रश्न पे वापस आ जाते हैं। कौन सा संयुक्त वाक्य है? राम गया, पहला वाक्य है, लेकिन सीता आ गई। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे लेकिन मिल गया। क्या मिल गया? लेकिन। मैंने लिखा भी था यहाँ पे, देख सकते हैं आप लोग, ये देखो लेकिन। ठीक है, अगला देखते हैं कौन सा संयुक्त वाक्य नहीं है। प्रश्न ध्यान से पहले पढ़ना है, कौन सा नहीं है पूछ रहा है। तो लेकिन मिला, तो ये तो संयुक्त वाक्य है। कौन सा नहीं है देखते हैं, इनमें से कौन सा नहीं मिलता है। सौरभ मोहन को मूर्ख बना रहा है, इसमें कोई चिन्ह नहीं दिखाई दिया जो मैंने आपको बताया था, और ना ही दो वाक्य हैं। सौरभ मोहन को मूर्ख बना रहा है, कोई दो वाक्य नहीं है भैया। ठीक है, ये सिर्फ एक वाक्य है। और गिलास हाथ से गिरा, ये पहला वाक्य है। गिलास हाथ से गिरा, ये पहला वाक्य है। और टूट गया, टूट गया दूसरा। तो यहाँ पे देख सकते हैं और भी मिल गया। यहाँ पे क्या मिला? लेकिन मिल गया। और मुझे जयपुर जाना था, पहला वाक्य ये है, सुबह उठना पड़ा, ये भी है। तो यहाँ पे एक शब्द मिलेगा इसलिए, देख सकते हैं आप लोग, इसलिए। तो और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, दो वाक्यों को मध्य में अगर दिए हुए हैं तो उसका उत्तर हो जाता है संयुक्त वाक्य। तो कौन सा नहीं है? आप देख सकते हैं ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? शुद्ध शब्द, इसमें बहुत से लोग त्रुटियां करते हैं। तो देखिए, अनुग्रहित, ये री की मात्रा लगती है इसमें, अनुग्रहित, क्योंकि बहुत से लोग रा को समझ लेते हैं। रा होते हैं चार प्रकार के, एक पूरा रा होता है, एक ऊपर आशीर्वाद वाला रा होता है, एक प्रकाश वाला रा होता है, एक ट्रक वाला होता है जो हलंत के साथ लगता है। चार रा होते हैं। और दूसरी बात, जो ये री की मात्रा लगती है, इसको भी लोग रा समझते हैं। तो ध्यान रखिएगा, री की मात्रा अलग होती है, री की मात्रा होती है। तो अनुग्रहित में आप देख रहे होंगे जो गा में मात्रा लगी है वो री की मात्रा लगी हुई है। कौन सी? री की। चाहे अनुग्रहित आए या जागृत भी पूछा जाए, जागृत, तो जागृत में भी यही सही होगा। ठीक है भैया, तो इसलिए हमारा उत्तर जो है सही होगा अनुग्रहित में। दूसरा ऑप्शन जो है अनुग्रहित, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है, अनुग्रहित। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। कृतज्ञ का विलोमार्थक शब्द है, कृतज्ञ के विपरीत बताना है। अब कृतज्ञ क्या होता है? जो किए गए उपकारों को मानता है। जो, लिख देता हूं एक बार देख लीजिए, जो किए गए, जो किए गए उपकारों को, उपकारों को
मानता हो या मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। जो किए गए उपकारों को ना मानता हो उसे कृतज्ञ कहते हैं। ठीक है, जो किए गए उपकारों को मानता है उसके लिए एक शब्द होता है कृतज्ञ। क्या होता है? कृतज्ञ। और जो किए गए उपकारों को ना मानता हो उसके लिए एक शब्द होता है कृतघ्न। घा और ना, ये बात ध्यान रखना, आप लोग ना बनाए। ठीक है, जो किए गए उपकारों को मानता है उसके लिए शब्द क्या होगा? कृतज्ञ होगा। और जो किए गए उपकारों को ना मानता हो उसे कृतघ्न कहते हैं। तो इसलिए प्रश्न आपका है कृतज्ञ का विलोमार्थक शब्द पूछ रहा है, विपरीत पूछ रहा है, तो कृतघ्न उत्तर सही हो जाएगा। इसमें कृतघ्न जो आपका चौथा उत्तर है ये सही हो जाएगा। ठीक है भैया, कृतघ्न। ये कंप्यूटर पे ऐसे ये प्रश्न आते हैं जिस तरीके से आप लोग देख रहे होंगे, ये घा बना हुआ है, आधा ना इसमें जुड़ा हुआ है। ठीक है, आपके पेपर में भी आएगा तो इसी टाइप से आएगा, जब वो टाइप किया जाता है तो उसमें ऐसे ही शब्द बनेंगे। तो कृतघ्न, ठीक है, इस तरीके से लिखा होगा कृतघ्न। आप ऐसे सोच रहे हैं तो ये आधा घा ना में जुड़ेगा, तो इसका उत्तर चौथा सही है। बाकी सभी जो लिखे हैं सब में देखो धा बना हुआ है, धा। ठीक है, तो बाकी गलत है। कृतज्ञ का विलोम क्या होगा? चौथा उत्तर सही है, कृतघ्न। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव मतलब आपको जो शब्द बताना है वो हिंदी का बताना है। कौन सा बताना है? हिंदी का बताना है। तो देखो, हिंदी में जैसे आदि दे दिया, पहला शब्द कौन सा दे दिया? आदि। अब आदि का अर्थ क्या होता है? दूसरा क्या दे दिया? घोड़ा। एक शब्द इन्होंने घोड़ा दे दिया। अगला क्या दे दिया? कुसुम। ठीक है, कौन सा है? कुसुम। अगला दे दिया कौन सा शब्द है? दंड। अब आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे आदि का मतलब होता है प्रारंभ से, या आरंभ भी कह सकते हो, आरंभ से, शुरुआत से। ठीक है, ये सब एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। आरंभ से, प्रारंभ से। जब हम लोग उपसर्ग पढ़ते हैं तो उपसर्गों की परिभाषा में यह बात बताई जाती है कि जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता और परिवर्तन ला देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो आदि का मतलब प्रारंभ में होता है। तो पूछा क्या क्या जा रहा है? तद्भव। तद्भव मतलब हिंदी का बताना है। तो भाई ये तो संस्कृत का हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे घोड़ा दिया है। घोड़ा घोटक होता है, घोटक कह लीजिए आप, अश्व कह लीजिए, ठीक है, है कह लीजिए, वाज कह लीजिए, सैंधव कह लीजिए, रविसुत कह लीजिए, कई नाम होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तत्समय प्रयोग हो रहा है। अगला है कुसुम। कुसुम किसे कहते हैं? फूल को। किसे कहेंगे? फूल को। और दंड मतलब सजा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न क्या आपका है? कौन सा तद्भव शब्द है? तो तद्भव मतलब हिंदी का पूछ रहा है, तो घोड़ा उत्तर सही हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन जो है आपका बी वाला, मतलब दूसरा वाला बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा तद्भव शब्द है? घोड़ा उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। चंद्रमा के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? सुधांशु, हिमांशु, मयंक, शशि, राकेश, हिमकर, इंदु, विधु, निशाकर, छपाकर, मृगलांछन, महताब, कलाधर, ये सभी चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, तो पहला इन्होंने दे दिया है ऑप्शन प्रभाकर। प्रभाकर तो सूर्य का पर्यायवाची होता है, मैंने बताया था। रवि, भानु, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, अर्क, तरणि, हंस, अंशुमाली, सविता, प्रभाकर, मार्तंड, आदित्य। तो ये तो सूर्य का हो गया। विश्वंभर, विश्वंभर भगवान के लिए, विष्णु के लिए प्रयोग किया गया, तो ये भी नहीं होगा। मधुकर, मधुकर है, मिलिंद है, चंचरीक है, दुरेफ है, ये सब भौरे के लिए प्रयोग किए गए हैं। कलाधर, ये मैंने भी एक नाम पढ़ा था, कलाधर चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका उत्तर सही है चौथा, कलाधर। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। उपसर्ग का विलोम क्या होगा? उपसर्ग मैंने अभी परिभाषा पढ़ी थी, पिछले वाले प्रश्न में आपको मैंने बताया था कि जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़ते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। और ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, देख लीजिए इधर, आप लोग थोड़ा सा लिख देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए।
उपसर्ग होते हैं तो उत्तर देना है शब्दांश, या प्रत्यय के विषय में भी अगर पूछा जाए कि उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं तो दोनों का उत्तर क्या देना है? शब्दांश। चाहे उपसर्ग पूछा जाए चाहे प्रत्यय पूछा जाए। एक बार पुनः देखिए, उपसर्ग होते हैं शब्दांश, प्रत्यय होते हैं शब्दांश। क्लियर हो गया? ठीक है। अब बात हुई है कि कहा गया उपसर्ग का प्रयोग कहाँ पे होता है, तो जो उपसर्ग होते हैं उनका प्रयोग होता है आदि में। और आदि का अर्थ अभी मैं पीछे बता के आया हूँ, पीछे वाले प्रश्न में देखो, पीछे प्रश्न कौन सा नंबर था? आदि। आदि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आदि आरंभ प्रारंभ। ठीक है, तो पहले मतलब जुड़ रहा है, पहले जुड़ रहा है, शुरुआत में जुड़ रहा है। तो शुरुआत में अगर जुड़ रहा है तो इसका उत्तर देखो, उपसर्ग का विलोम शब्द है, उपसर्ग का विलोम शब्द है। विपरीत पूछा जा रहा है तो प्रत्यय की अगर हम बात करें तो प्रत्यय का अर्थ क्या होगा? अंत में। पहले आदि, आदि मतलब प्रारंभ में, और प्रारंभ का अंत में। विपरीत बताना है तो उपसर्ग का क्या हो जाएगा? उपसर्ग का प्रत्यय हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन सही है प्रत्यय, दूसरा वाला। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए स्वर का प्रकार है, ए से एड़ी। ये भी दो प्रकार के प्रश्न आते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपका पूछा जाता है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो दो, मात्रा दो ही होती है। एक ह्रस्व मात्रा होती है और एक दीर्घ मात्रा होती है। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक ह्रस्व और एक दीर्घ, दो मात्राएं होती हैं। ठीक है, इसी में एक प्रश्न आता है मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। कितने प्रकार से स्वर होते हैं? तो तीन प्रकार से, एक ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर, एक प्लुत स्वर। अब ये ह्रस्व स्वर होता क्या है कि जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, सबसे कम समय लगता है, उन्हें कहा जाता है ह्रस्व स्वर। और जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है उन्हें कहा जाता है दीर्घ स्वर। और ऐसा स्वर जिसमें तिगुना समय लगता हो या ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता हो उसे कहा जाता है प्लुत स्वर। तो यहाँ पे जो आपका पहला आएगा ह्रस्व स्वर, इसे हम मूल स्वर भी कहते हैं। ये भी ध्यान रखना, पूछ लिया जाता है मूल स्वर कितने होते हैं, तो उत्तर बहुत से लोग 11 दे देते हैं, ये गलत उत्तर हो जाएगा। मूल स्वर भी 4 ही होते हैं। जो ह्रस्व स्वर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? दूसरा आपका होता है इसी में दीर्घ स्वर, और तीसरा होता है प्लुत स्वर। मात्रा या उच्चारण के आधार पर तीन प्रकार बताए जाएंगे प्लुत स्वर। ठीक है, तो अब देखो, ह्रस्व या मूल की बात करता है तो छोटा आ होता है, छोटी ई होता है, छोटा ऊ होता है और री होता है। ठीक है भैया, ये चार मूल स्वर भी होते हैं, ह्रस्व स्वर भी होते हैं। इनके कई नाम हैं। इन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं, जड़ स्वर कहते हैं, नैसर्गिक स्वर कहते हैं, कृत्रिम स्वर कहते हैं, लघु स्वर कहते हैं, स्वतंत्र स्वर कहते हैं। इनके कई नाम हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे, ह्रस्व और मूल स्वर 4 ही हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। आगे बढ़ते हैं, दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? देखो, दीर्घ स्वर में बड़ा आ आता है और बड़ी ई आता है और बड़ा ऊ आता है। अगला ए आता है और ए आता है और ऊ आता है और औ आता है। ये आपके 4 स्वर इसमें ए, ओ, औ ये दिए जाते हैं। तो इसमें अच्छा, प्लुत में क्या आता है? प्लुत में तो सबसे अधिक समय लगता है, तो जैसे ओम। ठीक है, ओम प्लुत स्वर का उदाहरण है। राम, ये रा ऐसे कहेंगे ना तो ये मात्रा निकलनी, कहीं क्या आपने देखा होगा रा लिखते हैं ऐसे, ऐसे लिख देते हैं। तो ये सब प्लुत स्वर के उदाहरण हैं। और प्रश्न जो आपका दिया गया है कि ए स्वर का प्रकार है, ए से एड़ी, तो आप देख सकते हैं मुख्य रूप से, ये प्रश्न ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि मुख्य रूप से दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। मुख्य रूप से दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो आपका उत्तर 3 आएगा, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ। बाकी आप देख रहे होंगे ये दीर्घ स्वर में ही लिखे हैं, ए, ओ, औ। इन्हें कहा जाता है संयुक्त स्वर। क्या बोला जाता है? संयुक्त स्वर बोला जाता है, संयुक्त स्वर, क्योंकि ये दो वर्णों से मिलकर बनते हैं। वर्णमाला का प्रश्न है, चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें सारे प्रश्न आ जाते हैं। तो आ और ई से ए बनता है, छोटा आ के बाद ए से एड़ी आएगा तो ए बनता है, छोटा आ के बाद छोटा ऊ आता है तो ओ बनता है, छोटा आ के बाद ओ आता है तो ओ बनता है। तो ए स्वर का प्रकार है, आप देख सकते हैं ए से एड़ी संयुक्त स्वर में प्रयोग हो रहा है। कौन सा ऑप्शन दिया गया है? संयुक्त स्वर, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है।
ठीक है, संयुक्त स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। ए स्वर का प्रकार है संयुक्त स्वर, इसलिए ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। एक व्यक्ति पहले से मतलब थोड़ा सही नहीं है और दूसरी बात दूजे नीम चढ़ा। तो ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या क्या दिए हैं। करेले की बेल नीम पर चढ़ाई जाती है, ये तो गलत उत्तर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, करेले और नीम पास पास उगते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं होगा। गुड़ी की अच्छी संगत में पढ़कर और गुणवान हो जाना, ये भी नहीं होगा। बुरे की बुरी संगत में पढ़कर और गुणवान हो जाना, हाँ ये सही है, चौथा ऑप्शन सही है। और बाकी ऑप्शन इससे मेल नहीं मिल रहे हैं, मेल नहीं बन रहा है इन सभी का। तो चौथा ऑप्शन से, बुरे की बुरी संगत में पढ़कर और गुणवान हो जाना, इसलिए चौथा उत्तर सही देंगे। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। चलिए आगे भैया देखते हैं, कौन सा शब्द सही है। ये वर्तनी की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा शब्द सही है, यूपी पुलिस के लिए 4-5 प्रश्न तो इतने इंपॉर्टेंट हैं जो लगभग अभी 2014 का रख लो पेपर, 17-18 का रख लो, ये कई बार प्रश्न ऐसे देखने को मिले, 4 सेट में अलग अलग प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न जैसे आपका पूछा जाता है आशीर्वाद, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आशीर्वाद, ये वर्तनी सही है, आशीर्वाद। अच्छा, लोग लिखते कैसे हैं, इस तरीके से उत्तर सही दे देते हैं, ये वाला कहते हैं ये वाला सही है आशीर्वाद, जो मैंने बाद में लिखा है। ठीक है, ये उत्तर दे देते, ये तो गलत लिखा है। अगर आप इस तरीके से उत्तर दे रहे हैं तो देखो, मैं वाद को मिटा रहा हूं, थोड़ी देर के लिए समझो इस प्रश्न को। मैं वाद को मिटा रहा हूं, आप इधर क्या पढ़ेंगे, आरसी, क्या पढ़ेंगे, आरसी। क्या लिखा हुआ है, आरसी, मिटाया क्या गया, वाद। अब दोनों जोड़ के पढ़ेंगे, आरसी वाद, तो गलत हुआ ना। तो इसलिए ये वाला भैया, ये वाला आपका गलत हो जाएगा, आशीर्वाद जो है पहला ऑप्शन सही है। इसके अलावा एक और प्रश्न दिया जाता है, जैसे पूजनी दिया जाता है, पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूजनीय होता है। यहाँ भी लोगों का उत्तर इस तरीके से आता है, पूजनीय, ये उत्तर देते हैं, ये भी गलत होता है, ध्यान रखना, ये पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय वर्तनी में ये वाला सही होता है। ठीक है, आगे भी देखते हैं। एक प्रश्न और दिया जाता है, अहल्या, अहल्या, ये वर्तनी सही होती है। अधिकांशतः लोगों का उत्तर होता है अहिल्या, ठीक है, ये भी गलत है, अहल्या उत्तर सही होता, अहिल्या उत्तर सही है, अहिल्या नहीं होता है, इसलिए ये भी आपका उत्तर गलत हो जाएगा और ये उत्तर सही है, अहल्या। अगला प्रश्न और दिया जाता है श्रृंगार, एक प्रश्न दिया जाता है श्रृंगार, और अधिकांशतः लोग उत्तर देते हैं श्रृंगार इस तरीके से, कहते हैं श्रृंगार ये वाला सही है, तो ये भी आपका उत्तर गलत हो जाता है, तो उत्तर श्रृंगार में ये सही होगा। ठीक है भैया, चलिए आगे देखते हैं। अब प्रश्न आपका है, कौन सा शब्द सही है। उज्जवल पूछा जा रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उज्जवल अगर पूछता है उज्जवल, तो उज्जवल में दो जा बनते हैं आधे, उज्जवल, ये वर्तनी आपकी सही हो जाएगी, उज्जवल। ठीक है, दो जा बनेंगे आधे, तो उज्जवल किस में दो जा हैं, देखते हैं भाई। पहला उज्ज्वल, उज्ज्वल, पहले में छोटा उ आधा जा और बाद में आधा जा और वह है उज्ज्वल, और दूसरे में भी उज्ज्वल, दूसरा तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा मार्क को चेंज करें। उज्ज्वल दूसरा वाला, दूसरा तो बिल्कुल गलत है, उज्ज्वल इस तरीके से नहीं होगा, उज्ज्वल। इसमें आप देखते हैं पूरा जा बना है, ये ध्यान रखिएगा अच्छी तरह से। तीसरा जो ऑप्शन दिया है उज्ज्वल में, देखो पूरा जा बना है भैया, सभी लोग देख सकते हैं पूरा जा बना हुआ है, और वल, ये वाला देखो, ये ऑप्शन आपका गलत है। मैंने क्या कहा, दो जा बनते हैं आधे आधे, ध्यान रखिएगा, तो आपका ये भी गलत है। आगे देखो भैया, उत्ज्वल लिखा है, ये भी गलत है, और ऊपर दो जा बने हैं आधे आधे, पहला ऑप्शन देखिए उज्ज्वल, तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, पहला वाला सही है, उज्ज्वल, जिसमें दो जा आधे आधे बनते हैं, वो ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है संधि विच्छेद सही नहीं है, नहीं पूछा गया। 4 ऑप्शन दिए गए, इसका मतलब 3 सही होंगे, 1 गलत होगा। कौन सा गलत है, चलिए देखते हैं। पहला है दुस्संधि, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। मैंने पिछला जो पेपर कराया था, प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया था, उसमें एक प्रश्न आया था नमस्कार, देखना सभी लोग, पुरस्कार प्रश्न बताया था, तो नमः प्लसकार, पुरः प्लसकार, विसर्ग का मतलब साफ हो जाता था, परिवर्तन विसर्ग का सा में हो जाता था। तो वहां पे हमने विसर्ग बताया था दुह प्लस संधि, बिल्कुल सही उत्तर है विसर्ग का। कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है। कोपी, ये जो अवग्रह है इसे आ पढ़ते हैं, को अपी, को अपी, ठीक है, अवग्रह एस के आकार का, वर्तुल भी इसे बोलते हैं। तो को जो है इसका परिवर्तन विसर्ग में होता है, जैसे मनोहर है तो ना के बाद ओ आया तो मनाह प्लस हर, क्या बनेगा मनोहर। तो को में जो ओ है उसका मैंने विसर्ग किया तो ये बना कह, और प्लस अपि, अवग्रह को आप बोलते हैं। मनोनुकूल लिखा जाता है, मनोनुकूल में भी एस के आकार का अवग्रह बनता है, तो वहां भी मनाह प्लस अनुकूल बन जाता है आगे, ठीक है भैया। आगे है लंबोष्ठ, तो ओ मिला तो लंब प्लस ओष्ठ, ये भी सही है लंबोष्ठ, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न है पावक का संधि विच्छेद क्या होगा, इसको हम लोग देखते हैं। पावक, ये अयादि संधि का उदाहरण है। पावक किस संधि का, अयादि संधि का उदाहरण है। अब इसमें देखो अयादि संधि के 4 नियम होते हैं, अय, आय, अव और आव, 4 होते हैं, और इन चारों में हम एक स्वर का प्रयोग करते हैं। चारों वर्ण आने पर एक स्वर का प्रयोग करते हैं। जैसे अय बनेगा तो ए मतलब एक मात्रा, आय बनेगा तो ऐसे नख मतलब 2 मात्राएं, अगर औ बनेगा तो ओ की मात्रा मतलब ओ और एक मात्रा, आव बनेगा तो फिर औ की मात्रा, कितनी मात्रा औ की मात्रा। ऐसे मात्राओं का प्रयोग हमको करना पड़ता है। और ये जो वर्ण मिलेंगे प्रारंभ में 2 वर्णों को मिलाना है। तो पावक में यहां से हमने पढ़ा पाव, क्या पढ़ा पाव, तो बन रहा देखो आव, यहां से एक शब्द बना पाव, जब मैंने पढ़ा तो बना आव। और ये जो मैंने निशान बनाए हैं सभी ए आए ओ आओ, ये पहले वाले वर्ण पर ही लगते हैं, ये ध्यान रखना, पहले वर्ण पर लगेंगे, ठीक है। तो पावक में पाव पढ़ा आओ बना तो ओ की मात्रा लगेगी किस पे, पहले वाले वर्ण पे। पहला वर्ण कौन सा है पा लिखा, औ आओ आया था तो ओ की मात्रा लगाएंगे पौ, और प्लस के बाद स्वर लिखा जाता है, प्लस के बाद स्वर लिखेंगे तो वा में स्वर क्या है आ है, आगे क्या है का, तो पौ प्लस अक बनेगा, अयाद संधि का उदाहरण है। इसमें क्या ऑप्शन दिया है, इसमें आपका प्रश्न दिया है पो प्लस अक। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मात्रा लगी हुई है, और जो आपका नियम आएगा उसमें देखो कितनी मात्राएं हैं, 2 मात्राएं हैं, कितनी मात्राएं हैं 2 मात्राएं, ठीक है भैया। तो इसलिए कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन जो है आपका चौथा सही हो जाएगा पावक, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से शुद्ध रूप है, निम्नांकित में से शुद्ध रूप है, यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो देखो इसका उत्तर क्या होगा। अभी मैंने शायद पिछली एक वर्तनी का प्रश्न आया था, उसमें ही मैंने ये प्रश्न आपको बताया था, एक अहल्या शब्द बताया था, देखते हैं बताया था नहीं बताया था, बताया था। ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, ये देखो अहल्या, मैंने कहा था अहल्यावर्तनी सही होती है, लोगों का अहिल्या उत्तर जाता है वो गलत हो जाता है, अहल्यावर्तनी सही है, ठीक है। तो इसलिए अपने वापस प्रश्न पे आ जाते हैं। जो हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है कौन सा है, कि निम्नांकित में से शुद्ध रूप है, अंजलि होता है अंजलि लिखा है, कालिदास होता है कालिदास लिखा है, अहल्या, तो इसलिए जो ऑप्शन सही होगा वो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अहल्या। शुद्ध रूप पूछ रहा है, ठीक है, अहल्या उत्तर इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो निम्नांकित में से शुद्ध रूप है अहल्या। आगे बढ़ते हैं भैया। आंख उठाकर न देखना का सही अर्थ क्या है। जैसे मान लो 4-5 मित्र आपस में बैठे हैं, उनमें से किसी ने मुझे देखा ही नहीं, एक बार भी आंख उठाकर नहीं देखा,
तो क्या किया, मेरा क्या किया उसने, पलके बंद रखना, नहीं नहीं ये तो नहीं होगा। आंख ना खोलना, आंख तो खोल के अन्य लोगों से बातें कर रहे हैं, बस मुझे ही नहीं देख रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। उपेक्षा करना, ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। मतलब वहाँ ऐसा लग रहा है कि उनको लग रहा है कि मैं वहाँ पे बैठा ही नहीं हूँ, तो इसका सही उत्तर होगा उपेक्षा करना। आंख उठाकर ना देखना का सही अर्थ क्या है, उपेक्षा करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। डंडा शब्द का बहुवचन रूप क्या है? तो देखिए बहुवचन रूप क्या होते हैं, जैसे एक आपका नियम है वचन में, वचन से संबंधित नियम तो कई हैं, लेकिन जो प्रश्न आपका आया है उसका मैं एक नियम बता रहा हूँ। यदि किसी शब्द के अंत में स्वर बड़ा आ आता है तो ए का प्रयोग करके उसे बहुवचन बना देते हैं। अगर आएगा तो एक वचन होगा, और जैसे ही बहुवचन बनाएंगे तो ए का प्रयोग करेंगे, बहुवचन में ए का प्रयोग करेंगे। और ये भी ध्यान रखेंगे ए से एड़ी का मतलब कितनी मात्रा, एक मात्रा का प्रयोग करेंगे। तो देखो भाई यहाँ पे देखते हैं, जैसे मान लो हमने प्रश्न दिया एक कपड़ा, एक मैंने उदाहरण दिया आपको कपड़ा, एक प्रश्न दिया रुपया, क्या दिया रुपया, एक प्रश्न दिया पहिया, क्या दिया पहिया, एक प्रश्न दिया मेला, कौन सा प्रश्न है मेला। अब आप देख सकते हैं कि कपड़ा में डा में आए तो स्वर मिला बड़ा, रुपया में भी बड़ा, पहिया में भी बड़ा, मेला में भी बड़ा, तो ये सभी एक वचन हो गए। कौन से वचन हुए, एक वचन हो गए। बनाना क्या है बहुवचन, मैंने कहा ए से एड़ी की एक मात्रा होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो बहुवचन बनाएंगे तो आ के स्थान पर ए का प्रयोग कर देंगे तो बहुवचन बन जाएगा। तो यहाँ पे कपड़ा है तो कपड़ा का क्या होगा, कपड़े होगा, एक मात्रा लगा दिया कपड़े हो गया। रुपया का बहुवचन क्या होगा, रुपये होगा, रूप ए होगा, ठीक है भैया। आगे देखो पहिया का क्या होगा, पहिए होगा, कौन सा होगा पहिए होगा। मेला का क्या होगा, मेले होगा, क्या होगा मेले होगा। अब आपका जो प्रश्न है डंडा, तो डंडा का क्या हो जाएगा, डंडा का बहुवचन डंडे हो जाएगा, तो इसलिए पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है भैया, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न देखते हैं कौन सा है। बिछुआ का अर्थ क्या है, बिछुआ किसे कहते हैं? देखो बिछुआ बिछिया को कहते हैं, ये तो गलत उत्तर है, ऐसा नहीं होगा। बिजहा ये भी नहीं होगा, ये भी गलत है। बिच्छू, बिछुआ का अर्थ बिच्छू भी नहीं, छुरी, ये बिल्कुल सही उत्तर है। बिछुआ का जो अर्थ होता है वो छुरी होती है। अधिकांशतः लोग इसमें भ्रमित हो जाते हैं, कुछ अन्य उत्तर दे देते हैं। तो ना तो बिछिया है, ना ही आपका बिजहा है, ना ही बिच्छू है। सही उत्तर क्या है, बिछुआ का अर्थ क्या होता है, छुरी होता है। तो ऑप्शन जो है चौथा आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देशज उपसर्ग है? तो देखो देशज उपसर्ग में पहला ऑप्शन दिया है कट, कट दिया है। दूसरा ऑप्शन है बद, ऐन, ऐन तो गलत, ये तो होगा नहीं। सर ये भी नहीं है, तो बद भी नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा कट। देशज में पूछ रहा है, देशज उत्तर पूछ रहा है, उत्तर कट सही होगा। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुतुर में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय तो आपके अंत में आते हैं, लेकिन ये प्रत्यय भी बहुत से लोग ऐसे प्रश्न जब आते हैं कहते हैं प्रत्यय तो सब बहुत आसान होते हैं, लेकिन प्रत्यय ही सबसे कठिन होते हैं। अगर मैं कुछ उदाहरण आपको भी दिखा दूं जो प्रश्न पूछे गए हैं, उसमें अधिकांशतः लोग देखो कैसे गलत करते हैं। जैसे आसान प्रश्न आ गया तब तो ठीक है, लेकिन वो प्रश्न ही कुछ ऐसा होता है, जैसे मैंने एक प्रश्न दिया सावधानी, सावधानी में प्रत्यय क्या है, सावधानी में प्रत्यय क्या है? अब देखो ऑप्शन कैसे बनेगा। ऑप्शन ए बी सी डी, चार ऑप्शन बना के दिए जाएंगे। पहला ऑप्शन दिया गया धानी, दूसरा ऑप्शन दिया जाएगा आनी, तीसरा ऑप्शन दिया जाएगा नी, चौथा ऑप्शन दिया जाएगा बड़ी ई। चार ऑप्शन दिए गए, बहुत से लोगों का उत्तर मिल जाता है यहां से आनी, अधिकांशतः लोग उत्तर देते थे। जो उत्तर गलत होता है, आनी उत्तर नहीं होगा। अभी देखना, अगर मैं कह रहा हूं आनी नहीं होगा तो मन में आने लगता है तो फिर धानी होगा,
प्रत्यय तो बाद वाला होता है, ऐसा नहीं बाद वाला प्रत्यय होता है, ऐसे प्रत्यय नहीं निकाले जाते हैं। प्रत्यय के भी विशेष नियम होते हैं, उनके भी कुछ नियम होते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों का फिर उत्तर आ जाता है नी, ये भी नहीं होगा। तो फिर सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है बड़ी ई। कौन सा? बड़ी ई सही हो जाएगा। सावधानी में प्रत्यय क्या है? बड़ी ई। कैसे बड़ी ई सही हो जाएगा? क्योंकि सावधान आपका पूरा पूरा एक शब्द है। क्या है? देखो यहाँ पे सावधान पूरा पूरा एक शब्द है। और सावधान में एक ही स्वर जोड़ा बड़ी ई। जैसे ही सावधान ना में बड़ी ई जोड़ दिया, देखो सावधानी बन गया। तो बड़ी ई ही तो प्रत्यय है, तो आनी कैसे बन जाएगा? समझ में बात आ रही है? ठीक है। इसी प्रकार से एक प्रश्न और पूछा गया, मानव। देखो कितने बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न आया, मानव में प्रत्यय क्या है? मानव में प्रत्यय क्या है? ऑप्शन दिए गए ए बी सी डी। देखते हैं इसका भी उत्तर क्या होगा। पहला ऑप्शन दे दिया अव, दूसरा नव, तीसरा वा, चौथा आ, ऐसे बना दिया ऑप्शन। अधिकांशतः लोगों का उत्तर यहां से मिलता है, उत्तर मिलता है अव। कहते हैं मानव में अव। गलत उत्तर है, अव नहीं होगा। जिन शब्दों के अंत में, ये बात ध्यान रखना, जिन शब्दों के अंत में वाह होता है उसमें प्रत्यय ही छोटा आ होता है। जब मनु में छोटा आ जोड़ोगे तब मानव बनेगा, रघु में छोटा आ जोड़ोगे राघव बनेगा, गुरु में छोटा आ जोड़ोगे गौरव बनेगा। समझ रहे हो बात को? तो फिर यहाँ पे मानव में प्रत्यय क्या होगा? आ होगा। ये सही होगा। ना तो अव है, ना तो नव है, ना तो वाह है। जैसे ना तो धानी था, ना तो आनी था, ना तो नी था। तो आप देख सकते हैं प्रत्यय किस तरीके से। प्रत्यय चैप्टर भी जल्दी ही पढ़ाऊंगा, वहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिलेंगे जिनमें डाउट होता है। किताबों में तो लिखे हैं और रटना होता है, और समझना उसमें बड़ा कठिन हो जाता है। तो मैं एक एक नियम बताऊंगा, उसके साथ में उदाहरण आपको मिलेंगे, तो बहुत आसानी से आप लोग उसको समझेंगे। ठीक है भैया। गुरुतुर में कौन सा प्रत्यय है? ये तो आसान ही प्रश्न आ गया, जैसा मैं बता रहा था। गुरुतुर में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका उत्तर तुर ही हो जाएगा। ये जो दूसरा ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। टेहू या टेहर्रा किस पक्षी का नाम है? टेहू या टेहर्रा किस पक्षी का नाम है? तो इसका सही उत्तर होगा नीलकंठ, मयूर, तोता, बुलबुल। चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो टेहू या टेहर्रा जो है ये नीलकंठ पक्षी का नाम होता है। ठीक है, नीलकंठ पक्षी का नाम होता है टेहू या टेहर्रा। आगे बढ़ते हैं। मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य के किस कालखंड से संबंधित हैं? प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य के किस कालखंड से संबंधित हैं? भारतेंदु युग में नहीं आएंगे, क्योंकि तो भारतेंदु युग उनका खुद का एक अपना युग था। छायावादोत्तर युग। इसके तो चार स्तंभ ही माने जाते हैं। कौन कौन से चार स्तंभ हैं? पहला है महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, रामधई सिंह दिनकर। छायावाद के चार स्तंभ हैं। ठीक है, द्विवेदी युग, ये उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो जो मैथिली शरण गुप्त थे वो द्विवेदी युग काल से संबंधित थे भैया। ठीक है, द्विवेदी युग काल से संबंधित थे। बाकी सारे उत्तर जो हैं ऑप्शन गलत हैं। आगे बढ़ते हैं। आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ पूछ रहा है। आग जल रही है, उसमें घी डालोगे तब तो और आग तेज हो जाएगी, तो फिर क्या होगा? हवन करना। ऐसा कहाँ मिल रहा है? कोई मेल नहीं बन रहा भाई इससे, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्रोध करना, क्रोध करना, आग में घी डालना, कोई संबंध नहीं बना इसका। ठीक है, ये भी गलत है। आगे देखते हैं। क्रोध में अंधा हो जाना, क्रोध में अंधा हो जाना मतलब आग में घी डालना, नहीं 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 नहीं, ये भी नहीं बन रहा है, ये भी गलत है। आगे देखते हैं। क्रोध को बढ़ावा देना, ये सही है। क्रोध को बढ़ावा देना और ऊपर बढ़ाना, जैसे आग है उसमें घी डालोगे तो आग तो और ऊपर जाएगी। ठीक है, आग में घी डालोगे तो आग तो और ऊपर जाएगी। तो ऐसे ही क्रोध, क्रोध को बढ़ावा देना, कोई क्रोध कर रहा हो और उससे बढ़ाओ कि हम तुम्हारे साथ हैं, देख लेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। तो क्रोध बढ़ेगा तो क्या होगा? इसका आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ है क्रोध को बढ़ावा देना। आपका उत्तर जो है चौथा सही है। आगे भी बढ़ते हैं।
लाल मिर्च पद में समास है। समास के विषय में मैंने कई बार आपको बताया कि समास जो है इसके 6 भेद होते हैं। ठीक है, समास के 6 भेद होते हैं, जिसमें आपको पहला अव्ययीभाव समास पढ़ना है, तत्पुरुष पढ़ना है, कर्मधारय पढ़ना है, द्विगु पढ़ना है, द्वंद्व पढ़ना है, बहुब्रीहि पढ़ना है। तो लाल है जो मिर्च, लाल है जो मिर्च, देखो मिर्च की विशेषता बताई जा रही है कि मिर्च कैसी है, लाल है। मिर्च की विशेषता बताई जा रही है कि मिर्च कैसी लाल है। तो जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय विशेषण विशेष का संबंध हो, उस वहाँ कर्मधारय समास होता है। तो विशेषण विशेष का तो संबंध तो है। लाल है जो मिर्च, तो मिर्च की विशेषता बताई गई कैसी है सॉरी, मिर्च की विशेषता बताई गई, मिर्च कैसी है, लाल है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर सही हो जाएगा कर्मधारय समास। समझ रहे हो बात को भैया? ये विशेषण विशेष से क्या होता है, विशेषण विशेष से थोड़ा सा बता देता हूँ अगर समझ नहीं पा रहे हो। देखो जो शब्द विशेषता बताता है, जो शब्द विशेषता बताता है उसे कहते हैं विशेषण। क्या कहते हैं? विशेषण। और दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? विशेष्य। उसे क्या कहते हैं? विशेष्य। अब आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे एक मैंने प्रश्न दिया, खीरा कड़वा है, खीरा कड़वा है, ये आपका प्रश्न आया। खीरा कड़वा है, ये आपका प्रश्न आया। तो देखो भैया यहाँ पे क्या किया जाएगा, खीरा जो है, देखो खीरा कड़वा है, खीरे की विशेषता बताई जा रही है। तो जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। तो खीरे की विशेषता बताई गई, तो खीरा आपका क्या हो गया? विशेष्य हो गया। समझ में बात आ रही है? और जो शब्द विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो कड़वा विशेषता बता रहा है, तो ये आपका क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो यही होता है विशेषण और विशेष्य। तो लाल मिर्च पद में समास पूछा गया, तो लाल है जो मिर्च, देखो मिर्च की विशेषता बताई जा रही है कि मिर्च कैसी है, लाल है, तो लाल विशेषण हो जाएगा और मिर्च जो है वो आपका विशेष्य हो जाएगा। तो इसलिए इसका उत्तर सही है कर्मधारय समास। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आलस्य नहीं करूंगा, अर्थ के आधार पर मैंने आपको बताया, अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं वो कितने होते हैं? अर्थ के आधार पर 8 होते हैं। 8 वाक्यों में इन्हीं में जो ऑप्शन दिए गए हैं इन्हीं में से एक सही होगा। तो इसका उत्तर सही होगा, अब मैं आलस्य नहीं करूंगा। तो आप देख सकते हैं एक यहाँ पे शब्द आया है नहीं। क्या आया है? नहीं। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नहीं। ठीक है भैया? तो निषेधवाचक क्या होगा? निषेधवाचक। सही उत्तर क्या है? निषेधवाचक। इच्छावाचक में तो होता है जैसे मैं कहूँ तुम्हारा कल्याण हो, ठीक है, या आज मैं तो केवल, जो भी जैसे कुछ खाने पीने की इच्छा है तो वो मेरी इच्छा है, तो उसके लिए भी आप कह सकते हो। और संकेतवाचक में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। इसका भी मैंने प्रैक्टिस सेट में एक प्रश्न आपको लिखा चुका हूँ कि जैसे यदि वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी, फसल भी अच्छी पकेगी। ठीक है? और प्रश्नवाचक में एक प्रश्न किया जाए, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे साथ कौन आया है। ठीक है, इस प्रकार से। तो अब मैं आलस्य नहीं करूँगा निषेधवाचक वाक्य है। आगे बढ़ते हैं भैया। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का चयन करें। अभी मैं ये पीछे कुछ प्रश्न आपको लिख के बताया था कि श्रृंगार है, पूजनीय है, उज्ज्वल है, ठीक, आशीर्वाद है, कवित्री है, हिरण्यकशिपु है। ऐसे शब्द वर्तनी की दृष्टि से दिए जाते हैं, पूछे जाते हैं कौन सा सही है। ठीक है? तो पूजनीय पूछ रहा है, पूजनीय में जो आपकी वर्तनी सही होती है वो पूजनीय होती है। क्या होती है? पूजनीय होती है। तो ऑप्शन कौन सा सही मिला है? पूजनीय। ऑप्शन सही है पूजनीय। पहला तो गलत है,
दूसरा देखते हैं पूजनीय, यही सही है, पूजनीय। और पूजनीय ये भी गलत है, छोटी की मात्रा लिखी है पूजनीय, तो इसलिए ऑप्शन जो है आपका दूसरा वाला भैया सही है। आगे देखते हैं, लकड़हारा शब्द का उदाहरण है, लकड़हारा शब्द का उदाहरण कृतवाचक प्रत्यय है, अपत्यवाचक प्रत्यय है, ऊनतावाचक प्रत्यय है, गुणवाचक प्रत्यय है। ये क्या होते हैं? जब हम प्रत्यय को पढ़ेंगे तो प्रत्यय के दो भेद होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय। जब हम लोग कृत प्रत्यय को पढ़ते हैं तो कृत प्रत्यय जो पढ़ते हैं उसमें कृत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं और तद्धित प्रत्यय के 6 भेद होते हैं। तो जब तद्धित प्रत्यय पढ़ते हैं तो उसमें जैसे आपने पहला पढ़ा कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, ठीक है, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, ऊनता हीनता लघुता तद्धित प्रत्यय, अपत्यवाचक संतान बोधक तद्धित प्रत्यय, स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। तो ये सभी तद्धित प्रत्यय के भेद आएंगे। तो लकड़ी इसका मूल शब्द बनेगा, लकड़ी मूल शब्द बनेगा, लकड़ी और में हारा जोड़ा लकड़हारा बना, तो शब्द का उदाहरण जो है आपका कृतवाचक में आएगा। इसका उत्तर पहला सही होगा। अपत्यवाचक ऊनताहीनता गुणवाचक इनमें से कोई नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे भैया बढ़ते हैं, कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है अंबर, अंबर तो होता है कपड़ा, बिल्कुल सही है, ठीक है। देखो लिख देता हूँ, अंबर, अंबर भी कपड़ा होता है, ठीक है। अगला क्या है? पाटल, पाटल, पाटल नहीं होता है। अगला क्या है? पट, पट भी होता है। पट के तो दो अर्थ होते हैं, पट वस्त्र भी होता है, किवाड़ भी होता है, दरवाजा, तो पट भी होता है, ठीक है। और देखता हूँ अगला क्या है? चीर, चीर भी वस्त्र होता है। द्रौपदी चीर हरण में एक प्रश्न आता है संदेह अलंकार में कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है, ठीक है। तो चीर का भी अर्थ होता है वस्त्र, तो पाटल उत्तर नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन आपका पर्यायचिन्ह नहीं है, कपड़ा का नहीं है तो पाटल नहीं है, बाकी सभी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, कन्नौजी बोली का संबंध किससे है? कन्नौजी बोली आती है किसके अंतर्गत आती है? मैंने शुरुआत में ये भी कुछ प्रश्न आए हुए थे, जैसे सौरसेनी वाला प्रश्न बताया था आपको, सौरसेनी से विकास होता है, पश्चिमी हिंदी का होता है, और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। एक आपको मैंने ट्रिक बताई थी, देखो पश्चिमी हिंदी में, पश्चिमी हिंदी अगर प्रश्न आए कि पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ, तो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। किससे हुआ? सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ? सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। अब पश्चिमी हिंदी में अगर आपसे पूछा जाए किसमें कौन कौन सी बोलियां हैं, तो मैंने एक आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताई थी, कब कब हैं, ऐसे याद रखना, ठीक है भैया। तो देखो का अर्थ हो गया कन्नौजी, का अर्थ क्या हो गया? कन्नौजी। आगे देखो भैया, बा का हो गया बुंदेली, क्या हो गया? बुंदेली, ठीक है भैया। आगे देखो के का हो गया खड़ी बोली, क्या हो गया? खड़ी बोली। और खड़ी बोली का एक अन्य भी नाम है जिसे हम कौरवी के नाम से भी जानते हैं, कौरवी, कौरवी के नाम से भी जानते हैं। और अगला है ब्रजभाषा, बी से क्या हो गया? ब्रजभाषा हो गई, ठीक है भैया। और आगे एच से हो गई हरियाणवी, हरियाणवी, हरियाणवी हो गई। अब आप देख सकते हैं प्रश्न जो आपका आया है, कन्नौजी बोली आती है ब्रजभाषा के अंतर्गत आती है? नहीं, गलत उत्तर है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है, बिहारी में अवधी, बिहारी में तो बिल्कुल नहीं आएगी, मगही है, मैथिली है, भोजपुरी है, ये आपके बिहारी में आएंगे। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, पूर्वी में तो अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है, ये आएंगे, तो ये भी नहीं होगा। फिर दिया है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, तो आप देख सकते हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कन्नौजी आ रही है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, इनमें से कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो ये सभी किसके अंतर्गत आ रहे हैं? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आएंगे। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, चौथा उत्तर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। वा का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा तो नहीं है, क्योंकि मूर्धा में कौन कौन से वर्ण आते हैं? टा आता है,
मूर्धा में टा आता है, ठा आता है, डा और ढा, टा ठा डा और आपका टा ठा डा डा ढा और अणा आता है, टा ठा डा ढा अणा। इसके अलावा री आता है और खटकोण वाला सा आता है और रा आता है। ये सभी उच्चारण स्थान जो है मूर्धा से होते हैं। किससे होते हैं? मूर्धा से भैया होते हैं। ठीक है, आगे देखो तालु से दिया गया, तो तालु से क्या आता है? चा, छा, जा, झा, या। इसके अलावा भी होते हैं या, शा, सा से सलजम है भैया, छोटी ई, बड़ी ई। इन सब का जो उच्चारण स्थान होता है वो किससे होता है? तालु से होता है। दंतोष्ठ से आगे देखो भैया, एक और लिख देता हूँ कंठ से पहले, का, खा, गा, घा और अंगा, ये हो गए। इसके अलावा भी इसमें दिए जाते हैं, जैसे छोटा आ, बड़ा आ, आह और हा। तो ये जो मैंने उच्चारण स्थान लिखे हैं, इसमें आप देख सकते हैं वा को पूछ रहा है, वा किसी में नहीं आ रहा है, तो इसका उत्तर दंतोष्ठ में जाएगा। इसका उत्तर किस में जाएगा? दंतोष्ठ में जाएगा। ठीक है भैया, उत्तर किस में जाएगा? इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं, दंतोष्ठ में जाएगा। ये उत्तर आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि आप देख सकते हैं कंठ, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ कंठ, यह आपका कंठ। देख सकते हैं जितने उच्चारण स्थान हैं, जो मैंने जितने भी वर्ग लिखे हैं सब में मिला सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं कि इन सबका जो उच्चारण स्थान है, टा का उच्चारण स्थान किससे होता है? टा का उच्चारण स्थान किससे हो रहा है? मूर्धा से हो रहा है। ठीक है भैया, आगे देख लो, चा का किससे हो रहा है? तालु से हो रहा है। ठीक है भैया, और कंठ से किससे हो रहा है? ये काखा का कंठ से हो रहा है। ठीक है, तो जो वा है उसका उच्चारण स्थान किससे है? दंत से। तो ऑप्शन कौन सा सही? तीसरा, दंत और ओष्ठ, तीसरा सही है दंतोष्ठ। आगे बढ़ना है। शुद्ध वाक्य है कौन सा? मतलब इसमें शुद्ध वाक्य है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसको देखते हैं हम लोग। मुझे यह काम नहीं करना, ठीक है, ये तो सही लग रहा है, बाकी ऑप्शन चेक करते हैं। मेरे को प्रातः उठना अच्छा लगता है, मेरे को प्रातः उठना, मेरे को, ये गलत लग रहा भाई, ये नहीं सही होगा। हमको, तुमको और श्याम को अवश्य जाना है, हमको तुमको, यही गलत हो गया। बच्चों से गुस्सा मत करो, बच्चों से गुस्सा मत करो, ये भी गलत है। मुझे यह काम नहीं करना, यह आपका उत्तर जो है सही हो जाएगा। इसको तो सही कर दें, मुझे यह काम नहीं करना, आपका ऑप्शन जो है पहला वाला सही हो जाएगा। तो ये आपके 37 क्वेश्चन थे यूपी पुलिस के लिए और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न थे।